दोस्तों नमस्कार। बिहार के अंदर जो सियासत घमासान है, जो राजनीतिक हलचल है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा था कि जब नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया उन्होंने, तो ये लगने लगा कि अब जो है ठीक है, अब चलेगी आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शपथ लेने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके के बयानबाजी शुरू हो गई, जैसे कि जब तेजस्वी यादव ने ये बोल दिया कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी और खेल होगा, फिर और जो उन्हीं के सहयोगी हैं जैसे मांझी के द्वारा या और जेडीयू के विधायकों के द्वारा जिस तरीके की बातें की जाने लगी, उसको लेकर के अब कयास लगाया जाने लगा कि आगे पता नहीं क्या होगा हैं। और फिर उसके बाद जिस तरीके से 5 फरवरी को जो बजट सत्र होना था बिहार सरकार का, उसको रद्द कर दिया गया है ना। अभी बहुमत का परीक्षण भी नहीं हुआ था। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस कयास को और तेज़ कर दिया कि बिहार की सरकार में चल क्या रहा है, कब तक ये सरकार टिकेगी। और इसके बाद फाइनली जो है जब ये कहा जाने लगा कि अब 12 फरवरी को बहुमत का परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट जिसको कि कहते हैं, तो जब 12 फरवरी को बहुमत का परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, तो उस दिन क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के 3 बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशंस हैं, जिसके के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कई बार ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बहुत जटिल होता जा रहा है बिहार की राजनीति को लेकर के। तो 12 फरवरी के दिन जब फ्लोर टेस्ट होगा, उससे संबंधित 3 सिचुएशंस हैं, 3 केसेस हैं, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा कि क्या हो सकता है। केस नंबर 1, स्थिति नंबर 1 जो होगा वो ये हो सकता है सिंपली कि 12 फरवरी को जब बहुमत परीक्षण होगा तो उस दिन नीतीश कुमार जो है वो आएंगे और अपना बहुमत साबित कर देंगे। सीधी सी बात है ना। बहुमत साबित कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार यानी जेडीयू का और जो बीजेपी के गठबंधन है वो आसानी से सरकार चलाएगा। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव के अंदर उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिलने की संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो ये विपक्ष में बैठेंगे। नंबर 1 सिचुएशन सबसे सिंपल और सबसे सरल। दूसरा सिचुएशन है वो क्या हो सकता है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उस दिन 12 फरवरी के दिन नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे और उस स्थिति में तेजस्वी यादव अपना बहुमत साबित कर देते हैं सरकार बनाने का दावा दे करके, तो फिर आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और इसके पीछे जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, अब वो खुले तौर पे सामने आ चुके हैं, सार्वजनिक हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके के जो जीतन राम मांझी हैं जो बयान दे रहे हैं, उसके आधार पर ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि वो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाएं। इसके बारे में और थोड़ा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बिहार विधानसभा का जो आंकड़ा है, जो नंबर गेम है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। अभी जो है बिहार विधानसभा के अंदर 243 जो टोटल स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा का, वो 243 का है, जिसमें बहुमत के लिए 122 चाहिए। अब आप अगर दोनों साइड को देखें, यानी एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है ना, तो अगर इंडिया अलायंस की हम बात करें जिसमें कि आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है और एक एआईएमआईएम है, इन पार्टियों को मिला दिया जाए अगर कुल, तो इनका 115 बनता है। इनके पास 115 एमएलए का समर्थन है। दूसरे तरफ अगर हम एनडीए की बात करें जिसमें कि बीजेपी है, जेडीयू है और हम हैं जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी, वो है, और एक निर्दलीय का भी इसमें सपोर्ट है। और इनको अगर कुल मिला दिया जाए, इनकी जो सीटें बनती है वो 128 बनती है। मतलब कि बहुमत का आंकड़ा 122 है और इनके पास है 128, मतलब 6 ज़्यादा है ना। इसको बाउंड्री लाइन पे कहते हैं। बहुमत तो है लेकिन ये बाउंड्री लाइन पे है। अब हम आते हैं दूसरे केस की तरफ कि दूसरे केस में क्यों तेजस्वी सरकार बना देंगे। इसके पीछे 2-3 ठोस वजह है। सबसे पहले कि मांझी की बात हम कर लेते हैं। जीतन राम मांझी ने खुले तौर पे कह दिया है
इंडिया गठबंधन में डिमांड कर दिया कि हमको जो है 2 मंत्री चाहिए, एक रोटी खाने से हमारा पेट नहीं भर रहा है, इसीलिए हम 2 रोटी मांग रहे हैं। और खुले तौर पे ये चीज़ कह दिया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो इंडिया वाले हैं, यानी इंडिया गठबंधन वाले जो हैं, वो तो हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऑफ़र दे रहे हैं, और आप लोग हैं कि 2 मंत्री पद नहीं दे सकते हैं। और जैसा कि ये बात सामने आ चुकी है कि लालू यादव या फिर खुद राहुल गांधी ने भी जीतन राम मांझी से बात किया है कि आप जो है हमारे साथ आ जाइए, इंडिया अलायंस के आ जाइए, के साथ आइए, और आप बिहार के अंदर आप मुख्यमंत्री बन जाइए। ऑफ़र उनके लिए खुला है। ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बीजेपी और जो जेडीयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार, ये लोग क्या करेंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है ना। कि अगर जीतन राम मांझी पलटी मार देते हैं और इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं, तो उनके साथ सीधे उनके 4 एमएलए हैं, और 4 सीधे उसमें से माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ कि ऐसे कई सारे विधायक हैं जेडीयू के अंदर, खुद जेडीयू के अंदर, जो कि इस गठबंधन से, एनडीए के साथ इस गठबंधन से खुश नहीं हैं। और आज जब मैं देख रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि 15-17 की संख्या में जेडीयू के विधायक जो आउट ऑफ रीच हैं, वो पहुंच के बाहर हैं, वो है ना, उनका फ़ोन भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। 15-17 बताई जा रही है, जबकि गोपाल मंडल जैसे जो विधायक हैं जेडीयू के, खुले तौर पर वो तेजस्वी यादव का तारीफ़ कर चुके हैं ईडी के मामले को लेकर के, या वैसे भी वो आरजेडी के साथ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के साथ जो है, आरजेडी जो लालू यादव हैं उनके साथ कई सारे जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में हैं, और हो सकता है कि वो इनके साथ कल को आ जाए, क्योंकि वो इस गठबंधन से सहमत नहीं है। इस गठबंधन से उनके अंदर कहीं ना कहीं नाखुशी है। तीसरी चीज़ इसमें जो है कि खुद जो बिहार बीजेपी के जो लीडर्स हैं, वो ये नहीं चाहते थे कि इस बार नीतीश कुमार को अपने पाले में ले करके आया जाए, है ना। इधर जो चिराग पासवान हैं, उनका एक अलग चल रहा है, उनका नीतीश कुमार से नहीं बनता है ना, वो भी एक फैक्टर इसमें काम कर रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और तेजस्वी यादव का जब बयान आ गया कि अभी हम तो खेला करेंगे, अपने पत्ते खोलेंगे समय के साथ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक संदेह पैदा करती हैं कि अगर नीतीश कुमार, हो सकता है कि ऐन मौके पर नीतीश कुमार के कुछ विधायक इनको दगा दे जाएं, इनकी पार्टी को छोड़ दें। ललन सिंह, उनका एक मसला अलग है, उनके बारे में रिपोर्ट जो निकल कर आ रही है कि वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन के अंदर, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस चीज़ की संदेह पैदा कर रही हैं कि हो सकता है कि ऐन मौके पर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएँ और इनके कुछ विधायक टूट करके चले जाएं आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ। या ये भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी भी जो है ऐन मौके पर मुख्यमंत्री बनने के लालच में वो इंडिया अलायंस के साथ चले जाएं। तो सोचिए क्या सिचुएशन होगा। सिर्फ 6 ही तो ज़्यादा हैं बहुमत के आंकड़े से। तो दूसरा केस ये है कि नीतीश कुमार बहुमत का परीक्षण पास नहीं कर पाएंगे, फ्लो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, और अगर इनके विधायक आरजेडी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार बाहर हो जाएंगे और आरजेडी और कांग्रेस अंदर हो जाएंगे, सरकार में हो जाएंगे, और उनको जो है चुनाव में फ़ायदा मिल जाएगा, और बीजेपी और नीतीश कुमार बाहर। ठीक है। तीसरी सिचुएशन है वो बहुत ही जटिल है, और यहाँ पर कई सारे पेच फंसे हुए हैं। इसको इसीलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि चलिए मान लीजिए कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, और चलिए ये भी मान लीजिए कि सरकार गिर जाएगी, और दूसरी तरफ इधर हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाए। तब क्या होगा? वैसी स्थिति में बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और ये जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात है, आरजेडी तो ऑलरेडी बाहर है, विपक्ष में आ चुकी है, तो खैर उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लागू अगर हो जाता है तो नीतीश कुमार को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कैसे?
वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही बिहार का जो पूरा प्रशासन है, जो पूरा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब राज्यपाल के माध्यम से सीधे केंद्र के मोदी सरकार के हाथ में आ जाएंगे। सीधे मोदी जी उसको दिल्ली से कंट्रोल करेंगे तब तक जब तक कि लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ये नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बेशक से नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाकर के मिल चुके हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं मिले हैं। वो भी अपने चुनावी लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के हिसाब से ही वो मिले हैं। तो ना तो आरजेडी के लोग ये चाहेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, और ना ही जेडीयू के लोग चाहेंगे। और यहीं पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, और इसीलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार बहुमत पास कर जाते हैं तब भी इनको लाभ है, अगर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती है तब भी इनको लाभ है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके ये डायरेक्ट और ज़्यादा मजबूती से बिहार के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पर नीतीश कुमार की भी कोई उनका इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से वो इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये सिचुएशन तो दोनों ही लोग नहीं चाहेंगे। अब एक चीज़ इसी के अंदर और जिक्र मैं करना चाहूँगा कि कुछ लोग जो हैं, जो कि राजनीति की बहुत अंदर की खबर जो रखते हैं, जिनका मतलब एकदम बहुत तगड़ा वाला सूत्र है, उन लोगों का ये कहना है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दें, है ना, और विधानसभा भंग करने के लिए भी उनको बहुमत का जो परीक्षण है उसको पास करना पड़ेगा। और इस तरीके से विधानसभा को भंग करके हो सकता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहें, क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य है वो चाहते हैं नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए। ये उनका बहुत शुरू से उनका रहा है, और इसी चीज़ को लेकर के आरजेडी के साथ भी उनका खटपट हुआ था। और बीजेपी के लोग भी ये नहीं चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जाए। तो इस चीज़ को, ये जो टकराव है, ये जो टसल है, इसको नीतीश कुमार कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से विधायक या छोटे छोटे जो लोग हैं पार्टी के, वो दबाव बना रहे हैं, है ना, जैसे कि चिराग पासवान अलग दबाव बना रहे हैं, जीतन राम मांझी अलग दबाव बना रहे हैं। तो इस तरीके के दबाव में नीतीश कुमार आखिर कब तक काम कर पाएंगे? समझ रहे हैं बात को? सिचुएशंस जो है वो बहुत ही स्थितियां प्रतिकूल हैं। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में आखिर ये कब तक काम कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि विधानसभा भंग करके और लोकसभा के चुनाव के साथ इसका चुनाव करवाएं और साथ में कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करें, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू कराना बिल्कुल भी नहीं नीतीश कुमार चाहेंगे। इससे उनको नुकसान होगा और इससे बीजेपी के अंदर बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है ना। तो जो सिचुएशंस है बिहार का, जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है जो चल रहा है, उथल पुथल, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, और किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत जल्दीबाजी होगी। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है ना कि उनका दाहिना हाथ क्या कर रहा है उनके बाएं हाथ को नहीं पता चलता है। तो बाहर के लोग कैसे समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। तो तकरीबन 1-1.5 महीने लग सकते हैं पूरा सीन क्लियर होने में कि भैया क्या होगा, क्या चल रहा है नीतीश जी के दिमाग में। और दूसरी तरफ बिहार के जो बीजेपी के लोग हैं अजीबोगरीब तरह की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी को भी सताया, विधायकों को टूटने का डर। सोचिए बिहार के जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री हैं अभी, उनका इस तरह का बात करना है। सोचिए कि पूरे देश भर में जो बीजेपी विधायकों के खरीद फरोख्त के लिए चर्चित है ना, कुख्यात है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम। विधायकों को खरीदो, सरकार गिराओ। और अब बिहार के अंदर बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि अब इनको डर लग रहा है कि भैया हमारे विधायकों को खरीद लेंगे आरजेडी वाले। क्या सिचुएशन हो गया है, बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, और आप लोग जो हैं जो बिहार का जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है, बिहार के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, उस पर आप क्या सोचते हैं, है ना, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, उसको जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।